Hello everyone, welcome to our channel गेट जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग। हम यहाँ पर रिमोट सेंसिंग और जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग की बातें करेंगे और उससे रिलेटेड स्कोप, उससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे। हम सब जानते हैं कि अभी हाल में ही गेट ने जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग से एग्ज़ाम करवाए हैं, जिससे इसका स्कोप बढ़ने की आकांक्षाएं सबको है। तो आज हमारी इस पहली वीडियो में हम गेट के क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस देखने जा रहे हैं। फर्दर हम लोग आपको ऐसे ही अपडेट करते रहेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। गेट का पेपर कंपैरेटिवली आसान था, जैसा कि बाकी इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स का होता है। जियोमेट्रिक्स से हमारा पेपर आसान था। इसमें 4 सेक्शन थे। पहला था जनरल अवेयरनेस का, जो कंपल्सरी था। दूसरा था सेक्शन ए, जिसमें जीआईएस और रिमोट सेंसिंग, मैथमेटिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, जीएनएसएस, इन सब सब्जेक्ट का कंप्लीट कोर्स था और जिससे 36 क्वेश्चंस आए थे। ये कंपलसरी था सभी को। दूसरा सेक्शन था सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। इन दोनों सेक्शन में 19 क्वेश्चंस थे और जिसमें से कोई एक सेक्शन आपको करना था। आज इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस की। फिर अपकमिंग वीडियोस में हम लोग सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी के सॉल्यूशंस भी देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरल अवेयरनेस बहुत इजी पेपर था हमारा। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि इंग्लिश का है, जो इसमें इंग्लिश ग्रामर की भी जरूरत नहीं है। अगर कोई बंदा बोलचाल या टेक्सटिंग में या सोशल नेटवर्किंग में भी इंग्लिश देख ले तो वो ये क्वेश्चंस कर सकता है। इसमें लिखा है राइटिंग टू मेनी थिंग्स ऑन द फिल इन द ब्लैंक्स व्हाइल टीचिंग कुड मेक द स्टूडेंट्स गेट। सिंपल सी बात है, हम लोग लिखते किस पे हैं? बोर्ड पे। और स्टूडेंट गेट होता क्या है? वो बोर होता है। तो इसमें बस आपके साथ खेला था उसने। जिस बंदे को बोर्ड और बोर्ड दोनों की स्पेलिंग पता होगी वो बंदा इस क्वेश्चन को कर लेगा। सिंपल सा है। बोर्ड होता है BOARD और बोर्ड होता है BORED। तो हमारा ये आंसर इसमें करेक्ट था। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा था लेकिन कठिन क्वेश्चन नहीं था ये भी। इसमें बोला है कि एक इक्वेशन दिया है, आप लोग पढ़ लीजिए, पॉज करके क्वेश्चंस पढ़ लिया कीजिए अगर आपको पढ़ने का हुआ हो तो। मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इसमें बोला है कि एक एक्स है जिसकी इनइक्वालिटी सॉल्व है। इनइक्वालिटी जहां तक मुझे याद है हम लोग 10th 9th में पढ़ते थे। इनइक्वालिटी उसकी गिवन है 2 माइनस 5x लेस देन इक्वल टू माइनस ऑफ 6x माइनस 5/3। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, हमें गिवन है 2 माइनस 5x लेस देन इक्वल टू माइनस ऑफ 6x माइनस 5। ठीक है, चलिए 3 पॉजिटिव है, इसको इधर लेते जाइए। माइनस को मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड ये बन जाएगा 6x को माइनस 6x को इधर लाइए, 6 को उधर ले जाइए, या जो भी इधर से 15x उधर ले जाना चाहते हैं तो उधर ले जाइए। इधर आ गया 11, सॉरी 5 इधर आएगा, इधर हो जाएगा 1 और 15x उधर जाएगा तो 15x माइनस 6x हो जाएगा 9x। दैट मीन्स यहां से हमारा आया x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/9। अब हम सब इसका मतलब क्या, नंबर लाइन पे हम लोग देखते हैं। नंबर लाइन पे 1/9, अगर ये 0 है तो 1/9 कहीं यहां होगा और x की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब यहाँ पे डॉट
ग्रेटर देन, मतलब ये वाला पोर्शन हमारा x सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा है। ए ऑप्शन ना, बी ऑप्शन ना, सी ऑप्शन हाँ, सी ऑप्शन है। इन्होंने 1/9 नहीं दिया, बट इन्होंने आपके साथ खेला है कि आप इसको समझ जाओ, अपने से समझो। सी ऑप्शन हमारा इससे मैच कर रहा है, तो ये हमारे यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, ये अगेन मैथ का है, थोड़ा सा दिमाग लगाने पे हो जाता है ये, कि यहाँ फंक्शन दिया था और इसका एरिया पूछा था, किसमें, 0 to 2 में। ठीक है, कर लेंगे। f ऑफ x क्या है, 2ln अंडर रूट ई एक्स। पहले थोड़ा सा f ऑफ x के साथ ही खेल लेते हैं। 2ln अंडर रूट को हटाते हैं, ये हो जाएगा e की पावर 1/2 x। ठीक है, आप सबको पता होना चाहिए कि ln e की पावर समथिंग इज इक्वल टू होता है ln समथिंग। फॉर एग्जाम्पल हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे ln e की पावर a इज इक्वल टू a, तो ये हमारा fx हो जाएगा 2 इंटू 1/2 x। फाइनली x fx बना हमारा f ऑफ x इक्वल टू x। ठीक है, अब हम लोग चाहें तो इसको ग्राफ से भी कर सकते हैं, अगर हम लोग चाहें तो एरिया अंडर कर्व जैसे निकालते हैं वैसे भी कर सकते हैं। तो फॉर फास्ट कैलकुलेशन मैं ग्राफ ही जाता हूं, लेकिन आप लोग जैसे चाहें वैसे जा सकते हैं। चलिए, तो मैं पहले ग्राफ से ही कर लेता हूं। मान लीजिए ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, f ऑफ x इधर है, x इधर है, और हमको इक्वेशन क्या बनी है, f ऑफ x इक्वल टू x। ठीक है, दैट मीन्स हमारा कुछ इक्वेशन बना है यूं। और हमें कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है या एरिया निकालना है, 0 to 2, मतलब 0 मीन्स यहाँ, 2 कहीं यहाँ होगा, टू पे f ऑफ x की वैल्यू कितना हो तो निकाल लीजिए, वो 2 के बराबर होगा। तो हमको ये वाली एरिया चाहिए, तो क्या आप यहां से डायरेक्ट देख नहीं सकते, एरिया क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस भी है 2, हाइट भी है 2, तो आंसर आया 2। जिसको इसको इंटीग्रेशन से करना है वो भी कर सकते हैं, बहुत इजी है। क्या, इंटीग्रेशन 1 इंटू डी वाई इंटू डी एक्स, ये होता है इंटीग्रेशन। पहले आपको y की लिमिट रखनी होगी, y यहाँ पे f ऑफ x है, तो f ऑफ x की लिमिट होगी 0 टू x, और x की लिमिट होगी 0 टू 2। तो पहले d1 इंटू डी वाई इंटीग्रेट करेंगे तो वो आ जाएगा y, जिसकी लिमिट होगी 0 टू x, और ये सॉल्व होके आएगा x 0 टू, अब 0 टू 2, फिर यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर लिमिट 0 टू 2, सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा 2। तो दोनों तरीका था, जिसको जो बेहतर लगे, जो जिसमें फास्ट कर सके, आंसर इसका 2। अब अगला क्वेश्चन था, हाँ अगला क्वेश्चन आपका आसान है। ये भी आप सबको पता है कि फरवरी में या तो 28 डेज होते हैं या तो 29 डेज होते हैं, और हफ्तों में एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। सिंपल सी बात है, अगर कोई बंदा 5th मंडे ऑफ द फरवरी पैदा हो रहा है तो आप खुद दिमाग लगाइए
7 दिन है, सातों दिन को अगर रिपीट किया जाए 4-4 बार तो 28 हो जा रहा है। फिफ्थ अगर हो रहा है, इफ वो फिफ्थ मंडे ऑफ पैदा हो रहा है, दैट मीन्स वो फरवरी 29 मंथ का है, तभी वो हो पाएगा, वरना पॉसिबल ही नहीं। तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, आप ऐसे कर, आप चाहें तो आप पूरा कैलेंडर बना लीजिए, वैसे भी कर लीजिए, लेकिन आप लॉजिक से भी समझ सकते हैं कि 7 दिन है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ऐसे होगा। अगर आपका मंडे पहले दिन पे ही पड़ रहा है, तभी जाके वो 29 वाले दिन पे भी पड़ेगा, अदरवाइज नहीं पड़ेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी, नहीं तो मान लीजिए मंडे नहीं ट्यूसडे पड़ रहा है, तो ट्यूसडे 5वीं बार आएगा, ना कि मंडे। तो इससे हमारा क्लियर हो जा रहा है कि इस महीने में सबसे पहले मंडे था, सबसे पहला दिन मंडे था, तो सबसे पहला दिन मंडे के हिसाब से आप ऑप्शन चेक करते हैं। 2 फरवरी ऑफ दैट ईयर इज ट्यूसडे, हाँ, जब पहला मंडे है तो दूसरा ट्यूसडे। देयर विल बी 5 संडेज, पॉसिबल ही नहीं बनता कि अगर 5 संडे हो जाएगा तो 5वां मंडे की तो बात ही नहीं आएगी। फिर अगला क्या है, द फर्स्ट फरवरी ऑफ ईयर इज संडे, ना, अगर पहला संडे हो जाता तो 5 बार संडे आता। ऑल मंडे ऑफ फरवरी इन दैट ईयर हैव इवन डेट्स, पहला ही आपका नॉन इवन है, 29 भी आपका नॉन इवन है, तो सिंपल सी बात है, हमारा केवल ऑप्शन ए सही है। अब आगे बात बढ़ते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा कई लोग इसमें दो ऑप्शंस के लिए लड़ रहे हैं, चलिए इसको देखते हैं ध्यान से। इसमें बोला है कि ऐसा फिगर बनाना है हमको, इसको मैं बड़े में बना दे रहा हूँ, थोड़ा सा ड्राइंग मेरी गंदी है, उसको इग्नोर कीजिएगा। ये एक तरह से ट्रेपेजियम लुक दे रहा है, ये स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है, ठीक है। ऐसा फिगर बनाना है विदाउट ओवरलैपिंग द शेप्स। हाँ, हम लोग रोटेट कर सकते हैं, उसको मूव करा सकते हैं। तो देखिए, ये बनाने के लिए ये ट्रेपेजियम, हमको या तो ऐसा एक पैरेललोग्राम चाहिए, जिसके साथ इस तरफ हम एक ट्रायंगल सटा दें, तो ये एक शेप बन जाएगा। या तो 3 ट्रायंगल चाहिए, जिसमें 2 को ऐसे लगा दें, तीसरे को ऐसे रख दें उल्टा, तो बन जाएगा। ओवरलैप अभी भी नहीं कर रहा है, तो ये देखिए 3 ट्रायंगल यहाँ पॉसिबल है, 3 ट्रायंगल यहाँ पॉसिबल है, बट चौथा ट्रायंगल हमको क्राउन के लिए भी चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया, बचा ये ऑप्शन, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे देखिए रोम्बस भी दिया है, जो हमें इस वाले केस के लिए सेटिस्फाई कर देगा कि ऐसा रोम्बस है, ऐसा बन जाएगा। तो अब केवल एक ये ऑप्शन बचा, एक ये ऑप्शन बचा, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि ये ऑप्शन सही है, कई लोग कह रहे हैं ये ऑप्शन सही है। असली आंसर क्या होगा? असली आंसर होगा, जो कि हम लोग की सेंसिंग के हिसाब से है, बी। बिकॉज रोम्बस के एंगल डिफरेंट हो सकते हैं, अपोजिट रोम्बस के एंगल सब सेम होंगे अगर ये रोम्बस है, तो पैरेललोग्राम है तो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन हमको ये कोई कौन सा ये चीज है, ये हमको क्लियर इस क्वेश्चन में बताया नहीं गया है कि कौन सा शेप है, कैसा शेप है, तो हम कुछ कह नहीं सकते इस शेप के बारे में। हाँ, ट्रायंगल सब सिमिलर लग रहे हैं, ट्रायंगल सभी बराबर दिख रहे हैं, तो उनका हम लोग कह सकते हैं कि हाँ सभी ट्रायंगल इक्विलेटरल है। तो ये, तो मोस्ट सेटिस्फाइंग आंसर ये है। हाँ, इनकेस अगर गेट गलती से ये दे दिया है या रोम्बस बोल दिया, तो आप सबको जनरलाइज मार्क मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मतलब बहुत अच्छा क्या, मतलब बहुत आसान क्वेश्चन था।
इसमें पूरा मैं पढ़ दे रहा हूँ। फर्स्ट, फिश belonging to species S in the deep sea have skins that are extremely black, ultra black skin. This helps them not only to avoid predators but also sneakily attack their prey. However, having this extra layer of black pigment result in lower collagen on their skin, making their skin more fragile. हाँ, अब देखिए कहानी ये है, कहानी बोल रहा है कि कोई स्पेसीज है एस जिसके ऊपर एक्सट्रीमली ब्लैक स्किन होती है, अल्ट्रा ब्लैक स्किन होती है, जिसकी वजह से वो प्रीडेटर्स से बच भी जाता है और अपने खाने के लिए शिकार भी करने में उसको आसानी होती है। फिर अगली लाइन बोल रहा है कि इस स्किन की वजह से उसको एक तकलीफ भी होती है कि ये स्किन बहुत फ्रेजाइल होती है। फ्रेजाइल मतलब उखड़ जाती है। हाँ तो अब, हाँ और लिखा है कि लोअर कैलोजन हो जाता है। तो अब इस पैसेज के हिसाब से ये चार ऑप्शन है, कौन सी सही है कौन सी गलत है। पहला ऑप्शन बोल रहा है हैविंग अल्ट्रा ब्लैक स्किन इज ओनली एडवांटेज। ओनली एडवांटेज नहीं है भैया, एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है। फिर बोल रहा है स्पेसीज एस विद लोअर कैलोजन इन देयर स्किन आर एट एन एडवांटेज बिकॉज इट हेल्प्स देम अवॉइड प्रेडेटर। ऐसा कहीं नहीं बोला है, ये भी गलत हो गया। हाँ, तीसरा ऑप्शन हैविंग अल्ट्रा ब्लैक स्किन हैज बोथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, हाँ ये सही है कि एडवांटेज भी था कि क्या कहते वो शिकार कर लेता था, शिकारियों से बच जाता था। डिसएडवांटेज भी था कि हाँ उसको वजह से उसकी स्किन फ्रेजाइल थी, लोअर कैलोजन ऑन देयर स्किन था, तो ये सब उसके डिसएडवांटेज थे। तो सी ऑप्शन यहाँ सही है, डी देखने की जरूरत नहीं है, वो भी ऐसे ही कुछ है बकवास। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ये अब अच्छा क्वेश्चन है, जिसको एवरेज निकालने आता है वो सही है, कर लेगा इसको। बोला है फॉर द पास्ट m days the average daily production at a company was 100 यूनिट पर डे। मतलब बोला है m days के लिए उसने एवरेज निकाला और पाया कि प्रोडक्शन जो है उसका एवरेज प्रोडक्शन, एवरेज पी एवरेज प्रोडक्शन 100 यूनिट्स है। मतलब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 100 यूनिट्स इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस अप टू PM अपॉन M। ये हम मान लिया, इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। फिर बोला कि इफ टुडेज प्रोडक्शन 180 यूनिट चेंजेस द एवरेज टू 110 यूनिट पर डे। मतलब अब अगले दिन इन्होंने देखा कि 180 यूनिट पैदा हुआ, अब उसकी वजह से जो एवरेज है वो चेंज हो गया 110 यूनिट पर डे। तो दैट मीन्स नेक्स्ट एवरेज जो होगा पी एवरेज वो हो गया 110 फॉर कितना m प्लस 1 डे। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 110 इज इक्वल टू P1 प्लस P2 टू PM प्लस PM प्लस 1 अपॉन m प्लस 1। अब हमको यहाँ पे इसकी वैल्यू पता है, वो दिया है 180 यूनिट्स। हमें इसकी वैल्यू निकल जाएगी यहां से, वो जो कि होगी 100 m। तो अब दोनों को फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 अगर हम लोग इक्वेट करेंगे तो वो इक्वेशन बन के आएगी 110 इज इक्वल टू 100 m प्लस 180 अपॉन m प्लस 1। अब ये इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन में एक वेरिएबल है m, वहां से m निकालो, m निकल के आएगा 7। करके देख लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। इसमें दिया है कि एक फंक्शन है f ऑफ p कॉमा q, दैट जिसका मतलब है कि p को q टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे, q टाइम्स मतलब p की पावर हो जाएगा q। और दूसरा है g ऑफ p कॉमा q, इसमें यह है कि p की पावर उतने बार हो जाए जितने बार q, p p p टोटल
Q टाइम्स। अब देखिए, और इसमें इन दोनों में एक एक वैल्यू दिया भी है। दैट मीन्स पहला दिया है कि f ऑफ p, 1 का मतलब है p, मतलब केवल एक बार p। f ऑफ g ऑफ p, 1 का भी मतलब है p, मतलब एक बार p, मतलब यहां से हम लोग q टाइम्स काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए कोई इक्वेशन आपको बनाने नहीं पड़ेगी, आप लोग बारी बारी हर एक ये चेक कर लें तो आपको दिख जाएगा। पहले देखिए ऑप्शन ए, बोल रहा है f ऑफ 2, 2। f ऑफ 2, 2 का मतलब क्या, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 2 4। दूसरा बोला इसी में g ऑफ 2, 2, तो ये है 2 के ऊपर 2 बार पावर, तो ये देखिए 2 बार, अगर 1 होता तो केवल p होता, 2 होता 2 बार आ गया, मतलब एक बार पावर आ गई, तो ये भी 4। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल हम लोग को दिख गया कि ये दोनों इक्वल है और यहाँ पे इक्वल का साइन भी दिया है, तो ये हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, बाकी भी आप चेक करना चाहें चेक कर सकते हैं, जो कि बहुत कठिन नहीं है, लेकिन आपको जब पहला ही ऑप्शन सही मिल गया तो क्या मतलब। लेकिन फॉर एग्जांपल चलिए आप लोग के लिए चेक कर लेते हैं। एफ ऑफ, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है एफ ऑफ जी, मतलब जी की पहले वैल्यू निकाल लेंगे इसके लिए 2, 2, 2, तो एफ ऑफ जी 2, 2 हम लोग निकालें 4, मतलब ये है एफ ऑफ 4, 2, तो 4, 2 का मतलब क्या, 4 को 2 बार मल्टीप्लाई, 4 इंटू 4, 4 स्क्वायर 16, और ये कितना है एफ ऑफ 2, जी 2, मतलब ये एफ ऑफ 2, 4 है, मतलब 2 को 4 बार मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये भी 16, लेस देन है नहीं, गलत हो गया। ऐसे ही आप बाकी भी निकालेंगे वो आ जाएगा, गलत ऑप्शन वो सही है हमारा। 9th, पूरे जीएस पोर्शन में सबसे अच्छा क्वेश्चन अगर मेरे को कोई लगा तो मुझे ये लगा, और इसमें लोग बहुत गड़बड़ किए होंगे। इसमें देखिए बोल रहा है, पूरी कहानी में बता दे रहा हूं, आप लोग पॉज करके इसको एक बार पढ़ लेना। इसमें बोल रहा है कि पी क्यू आर एस 4 प्लेसेस हैं जो कनेक्टेड हैं रूट्स से, ये रूट्स बन रहे हैं, लेकिन ये रूट्स केवल वन वे है, मतलब जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में जाएगी, वापस अपोजिट डायरेक्शन में नहीं आएगी। ठीक है, और हाँ बोला है कि द ट्रैवल टाइम बिटवीन 2 कनेक्टेड सिटीज इज 1 आवर, मतलब एक सिटी से दूसरे सिटी जाने के लिए जो ट्रैवल टाइम लग रहा है वो 1 घंटे का ही है, ये ध्यान में रखना, एक लाइन ये इंपॉर्टेंट है इसमें। दूसरा बोल रहा है कि ये जो टाइम दिए हैं 90 मिनट, 60 मिनट्स, 45 मिनट्स, ये टाइम है कि किस फ्रीक्वेंसी से हर समय यहाँ से ट्रेन निकले। फॉर एग्जाम्पल पी पे 90 मिनट है, मतलब 8 AM पे सबसे पहली ट्रेन 8 AM पे निकली, फिर उसके 90 मिनट बाद दूसरी निकलेगी, उसके 90 मिनट बाद तीसरी निकलेगी, ऐसे फ्रीक्वेंसी दी है। तो अब पूछ रहा है कि अगर कोई पर्सन स्टार्ट करती है अपनी जर्नी आर से, अब कितने बजे, 7 बजे, 7 बजे, तो एंड इज रिक्वायर्ड टू विजिट एस, यहाँ पहुंचना चाहता है वो, एंड देन रिटर्न टू आ, फिर वापस आना चाहता है, तो व्हाट इज द मिनिमम टाइम पीरियड, और हमको केवल लेना क्या है टाइम, एडिशनल टाइम में, जर्नी टाइम के साथ एडिशनल टाइम में केवल वेटिंग टाइम लेना है। ये दो चीज हमको मेन थी कि हर एक जर्नी में 1 आवर और वेटिंग टाइम लेना है, तो ठीक है हम लोग ये कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस हाँ थोड़ा सा खेल गया था वो ये कि लोग अगर इस लाइन को ध्यान ना देंगे 1 आवर तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखते हैं कैसे। कई लोग होंगे उनको लगा होगा कि आर से एस जाने में, अरे पी से आर जाने में 90 मिनट, आर से फिर क्यू जाने में 120 मिनट, क्यू से फिर पी जाने में 90 मिनट, ऐसे 120 मिनट, ऐसे करके उन्होंने इन टाइमों को जोड़ दिया होगा, और एक पी क्यू कौन से ट्रैक पे जाना है हम लोग को, आर से शुरू करना है, आर क्यू पी एस आर, ऐसे हम लोग को जाना है, तो वैसे जोड़ के वो लोग निकाल दिए होंगे, तो वो गलत है। देखिए आर से उसने शुरू किया कितने बजे, 7 बजे, 7 AM पे, ठीक है मान लेते हैं 7 AM पे चला, 1 घंटा उसको लगा होगा पहुंचने में, क्योंकि हम लोग को पता है कि हर एक सिटी में मूव करने में 1 घंटा लगेगा। इस डायरेक्शन में जाएगा क्यू पे,
1 घंटा लगा, मतलब वो 8 PM पे यहाँ पहुंच गया। अब पहले यहाँ पे चेक करना है कि 8 PM पे यहाँ पे कोई ट्रेन है भी कि नहीं। सबसे पहली ट्रेन यहाँ से जो चलेगी वो चलेगी 5 AM पे, सॉरी यहाँ भी AM है, 5 AM पे सबसे पहली ट्रेन चलेगी। तो उसके बाद दूसरी ट्रेन होगी 120 मिनट बाद। 120 मिनट मीन्स 2 घंटे बाद, मतलब 7 AM पे। 5 PM के बाद, 5 AM के बाद 7 AM। फिर उसके बाद जो अगली ट्रेन आएगी वो आएगी फिर 120 मिनट बाद, मतलब 9 AM। मतलब 8 AM पे कोई ट्रेन नहीं है। दैट मीन्स उसको 1 घंटा वेट करना होगा, 1 आवर वेटिंग करनी होगी उसको यहाँ पे, तब जाके उसको यहाँ पर से 9 बजे ट्रेन मिलेगी 9 AM पे। फिर 9 AM पे ये चलेगा और पहुंचेगा 1 घंटे में पी पे। 1 आवर यहाँ लग रहा है, ट्रेवल में बस 1 आवर लग रहा है, ट्रेवल में और कोई समय नहीं लग रहा। 1 आवर यहाँ पे देख लीजिए, 1 आवर। फिर 9 बजे चला था, यहाँ पहुंचा 10 बजे, 10 AM। फिर चेक करते हैं क्या 10 AM पे पी पे ट्रेन है कि नहीं। पी पे सबसे पहली ट्रेन चलती है 8 पे, 8 बजे। फिर उसके बाद 90 मिनट, 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे, 1.5 आवर। 1.5 घंटे बाद यहाँ से दूसरी ट्रेन निकलेगी, ठीक है। मतलब पी के लिए सबसे पहली ट्रेन थी 8 AM पे, पहली ट्रेन। दूसरी ट्रेन 9:30 AM पे। तीसरी ट्रेन 9:30 प्लस 1.5 आवर, 11 AM पे। मतलब इसको जो ट्रेन मिलेगी 10 AM पे कोई ट्रेन नहीं मिलेगी इसको, अब अगले ट्रेन मिलेगी 11 AM पे। मतलब यहाँ पे इसको वेट करना पड़ा करीब करीब 1 घंटा, यहाँ पे भी करीब करीब नहीं, एग्जैक्टली 1 घंटा यहाँ पे भी इसे वेट करना पड़ा। चलिए, फिर पी से यहाँ से ये पहुंचेगा एस, 11 बजे चलेगा, पहुंचेगा एस कितने बजे, 12 बजे पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे PM लिख सकते हैं हम लोग, 12 बजे पहुंच जाएगा। फिर यहाँ पे 1 घंटा लगेगा ट्रेवल में। अब यहाँ पे चेक करते हैं, एस पे सबसे पहली ट्रेन थी 8 बजे। फिर 45 मिनट बाद, मतलब 8:45 पे दूसरी ट्रेन। फिर 9:30 पे, जोड़ते जाइए। फिर 10:15 पे, फिर 11, फिर 11:45 एंड देन 12:30 यहाँ पे ट्रेन मिलेगी। तो क्या 12 बजे ट्रेन थी? नहीं सर, यहाँ पे 12 बजे ट्रेन नहीं थी, यहाँ पे 30 मिनट इसको वेट करना पड़ेगा तब जाके ट्रेन मिलेगी। अब 30 मिनट वेट किया ये, अब पहुंचा यहाँ पे। फिर इसको लगेगा ट्रेवल में 1 घंटा। मीन्स इसको कितना समय लगा, चला था 7 बजे इस डायरेक्शन में, चला था 7 बजे, 1 घंटा लगा चलने में, पहुंचा क्यू पे। यहाँ वेट कितना करना पड़ा, 1 घंटा, 1 घंटा वेट करना पड़ा। फिर 1 घंटा लगा चलना में, फिर पहुंचा पी पे। यहाँ पे कितना इसको समय लगा, वेट करना पड़ा 1 घंटा, 1 घंटा इसको फिर यहाँ वेट करना पड़ा। फिर अब यहाँ से चलेगा कितना, पहुंचेगा एस पे, ये एस है, एस पे इसको कितना वेट करना पड़ा, 30 मिनट, और लगा कितना पहुंचने चलने में, 1 घंटा। तो देखिए 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा, फिर एस से यहाँ आर पे गया, ये टोटल 4 घंटे यहाँ हो गए जितना जर्नी चलने में, इसको बोल लीजिए जर्नी टाइम एक तरह से। 4 घंटे यहाँ हो गए, और वेटिंग टाइम कितना हुआ, 1 आवर, 1 आवर एंड 30 मिनट्स, 2 आवर 30 मिनट्स वेट किया, कराया, वेटिंग टाइम।
तो टोटल टाइम उसको कितना लगा फ्रॉम पी आर टू अगेन आर, मतलब आर क्यू पी एस, टोटल टाइम उसको कितना लगा, जोड़ देंगे आ जाएगा आंसर, दैट इज 6 आवर एंड 30 मिनट। तो सही आंसर है 6 आवर 30 मिनट। कई लोग इनको जोड़ के 60 मिनट्स, 90 मिनट्स, 150, फिर 120 मिनट्स हो गया, 270, फिर 45 मिनट्स, 315, ये जोड़ के शायद 5 और 15 मिनट्स, हाँ 5 और 15 मिनट्स को आंसर मार देंगे, जो कि गलत है। तो सबसे अच्छा क्वेश्चन ये था, इसको आप लोग हो सकता है गलत कर दिए हो। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात बस 1 आवर ये और वेटिंग टाइम को कंसीडर करना है, ये था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी थोड़ा सा है अच्छा, लेकिन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसमें ध्यान देना था हल्का सा। इसमें दिया है कि केस एम है जहाँ पे सर्कुलर जो साइज प्लेट या कुछ भी मान लीजिए उनको स्क्वायर में ऐसे फिट किया गया है, केस एन में ऐसे फिट किया गया है। यहाँ पे 9 सर्कुलर प्लेट्स हैं, यहाँ पे 4 सर्कुलर प्लेट्स हैं। सिंपल सी बात है, हम लोग बारी बारी चेक करेंगे। केस एम हमको बताना था इसके अनशेड रीजन के एरिया का रेशियो विथ इसके अनशेडेड रीजन के एरिया का रेशियो। तो पहले ठीक है, ये देखिए जब 4 वो ऐड है, थोड़ा रफ बन रहा है, इग्नोर करिएगा। तो जो ये सर्कुलर स्क्वायर का साइड है ए, वही इन दोनों का जो डाया मिला दिया जाए डी डी डी1 कर लीजिए, वही मिला के ए बनेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला इक्वेशन मिलेगा हम लोग को 2d1 इज इक्वल टू ए, दैट मीन्स d1 इज इक्वल टू ए बाई 2। ठीक है, ये शेडेड एरिया है। टोटल एरिया हम लोग मान लेते हैं स्क्वायर की है, वो होगा टोटल एरिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर का। फिर शेडेड एरिया, शेडेड एरिया है 4 सर्कुलर प्लेट्स की एरिया, 4 इंटू पाई बाई 4 इंटू d1 स्क्वायर। d1 की जगह लग देते हैं a, d1 की जगह a के रिस्पेक्ट में उसका वैल्यू है 4 इंटू पाई बाई 4 इंटू a बाई 2 का होल स्क्वायर। ये कुछ बन के आएगा पाई बाई 4 इंटू a स्क्वायर। ठीक है, तो अनशेडेड हो जाएगा, अनशेडेड एरिया, अनशेडेड एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस पाई बाई 4 ए स्क्वायर। इसको अभी ऐसे रहने दीजिए, सॉल्व अंदर अंदर कटाने फटाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब केस एन की बात करते हैं। केस एन, इसको यहाँ पर आप लोग लिखना चाहो तो क्या कहते हैं, पॉज करके लिख लो। केस एन, केस एन में बोला है कि 9 सर्कुलर प्लेट्स स्क्वायर में फिट किए गए, 9, दैट मीन्स 3 इधर होंगे ऐसे। तो 9 है, तो अब अगर इसका d2 हम डाया मान रहे हैं तो यहाँ पे बनेगा 3d2 इज इक्वल टू a, d2 d2 d2
ये a, 3d2 इक्वल टू a बनेगा, तो d2 इक्वल टू a/3। अब यहाँ पे भी अगेन टोटल एरिया यहाँ पे भी a स्क्वायर है, और शेडेड एरिया जो है, शेडेड एरिया यहाँ पे होगी 9 इंटू इस सर्कल्स की एरिया, नाइन इंटू π/4 इंटू d2 स्क्वायर। d2 को a के फॉर्म में रख दीजिए तो ये हो जाएगा 9 इंटू π/4 इंटू a/3 का स्क्वायर, और ये कट कटा के बनेगा π/4 a स्क्वायर। तो अनशेडेड एरिया यहां जो होगा वो भी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस π/4 a स्क्वायर। अनशेडेड एरिया हो जाएगा a स्क्वायर माइनस π/4 a स्क्वायर, जो कि हम लोग देख सकते हैं सिमिलर है एज दैट ऑफ केस m। ये केस n, ये केस m। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों का अनशेडेड एरिया बराबर है, दैट मीन्स उनका रेशियो 1:1 होगा। तो यहां तक था हमारा गेट जियोमेट्रिक्स का रीजनिंग सेक्शन या जनरल अवेयरनेस सेक्शन, जो आप कहना चाहें। अब अगले वीडियो में हम लोग आगे के सेक्शंस का सॉल्यूशन देंगे। तब तक के लिए आप लोगों को वीडियो में क्या चीज़ कैसी लगी ये हमें कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे हमें और आत्मबल मिलेगा आपको अच्छे अच्छे कंटेंट देने का। इन क्वेश्चंस में किसी में भी अगर आपको डाउट हो तो वीडियो पे कमेंट देके या हमारे यहाँ पे दिए हुए ईमेल आईडी पे आप डाउट पूछ सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम जल्दी ही इसका टेलीग्राम चैनल भी बनाएंगे, जिसको आप डिस्क्रिप्शन लिंक से एक्सेस कर पाएंगे, जहाँ पे आपको इसके बने हुए पीडीएफ्स, इसके सॉल्यूशंस सब वहाँ पे मिल पाएंगे, और अपडेट्स आपको वहाँ मिल पाएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू।